सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो इंग्लिश प्रिपरेशन का मॉड्यूल 3 हम लेके आ गए हैं और इसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन। कैसे आप फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन में ये इंग्लिश प्रिपरेशन आप यूज कर सकते हैं। इसके पहले का अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो ऊपर लिंक में एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी तक के सभी इंग्लिश प्रिपरेशन वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ये ABVMU उत्तराखंड एम्स बीएससी नर्सिंग किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, जैसे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। तो ये क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज द डैश चर्च। ठीक है ना, दिस इज द डैश चर्च। तो एक चर्च की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से ही आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन दिया है ओल्डेस्ट होगा कि एल्डेस्ट होगा कि ओल्डर होगा कि एल्डर होगा। देखिए ध्यान दीजिए कि जब भी एक चीज की बात की जाती है तो उसमें एस्ट लगता है। ठीक है, और जब कंपैरिजन की बात होती है तो अर लगता है। तो दो लोग होते तो वहां पे ओल्डर और एल्डर जैसा टर्म लगता, तो ये दोनों तो रिजेक्ट हो गया। अब बात आई ओल्डेस्ट होगा कि एल्डेस्ट होगा। ठीक है, तो जब किसी थिंग की एज की बात की जाती है तो वहां नॉर्मली ओल्डेस्ट टर्म यूज होता है, और एल्डेस्ट जो है एज ऑफ द पर्सन के बारे में बात की जाती है। तो जब किसी पर्सन की एज के बारे में बात किया जाए तो वहां पे एल्डर टर्म यूज होता है। ठीक है, एज में। और जब किसी थिंग की बात करते हैं तो वहां पे ओल्ड चीज की, दिस इज एन ओल्ड थिंग की बात होती है। ठीक है, तो ओल्डर और एल्डर हो नहीं सकता, तो ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट में होगा। तो क्योंकि थिंग है चर्च, चर्च क्या है, एक थिंग है, तो यहाँ पे एल्डर नहीं लगेगा, एल्डेस्ट भी नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा ओल्डेस्ट। तो दिस इज द ओल्डेस्ट चर्च। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, माई फ्रेंड इज डैश देन मी। अब देखिए यहाँ कंपैरिजन है, माई फ्रेंड देन मी। अब यहाँ पे वही ऑप्शन दिए हुए, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, ओल्डर। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तभी एल्डर और ओल्डर ऐसे टर्म लगते हैं। सिंगल में ओल्डेस्ट एल्डेस्ट लगेगा, तो सिंगल है नहीं, दो लोग का कंपैरिजन है, फ्रेंड और मेरा। तो इसमें ये दो तो होंगे ही नहीं। तो कंपैरिजन में एल्डर होगा या ओल्डर होगा। ठीक है, अब फ्रेंड की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तो यहाँ पे एज की बात हो रही है ऑफ अ पर्सन। तो वहां पे ओल्डर टर्म यूज नहीं होगा, एज ऑफ द पर्सन, जैसे मैंने पिछली बार बताया था एल्डर टर्म यूज होगा। तो माई फ्रेंड इज एल्डर देन मी। ठीक है, एल्डर देन मी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्डर। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपको सभी आंसर इसमें सही लगेंगे। ठीक है, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ही फिक्स होता है, यही इंग्लिश ग्रामर होती है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई डोंट हैव डैश मनी इन माई पॉकेट। ठीक है, अब आप इसे फिल करके देखिए। आई डोंट हैव सम मनी इन माई पॉकेट, आई डोंट हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट, आई डोंट हैव एनी मनी इन माई पॉकेट, आई डोंट हैव अ लिटिल मनी इन माई पॉकेट। तो जब आप क्या कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है पॉकेट में, तो आपका कहने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा होता तो आप ये नहीं कहते कि मेरे पास थोड़ा सा पैसा नहीं है, आप कहते हैं मेरे पास थोड़ा सा पैसा है। तो यहाँ टर्म क्या यूज हुआ है, आई डोंट। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास थोड़ा सा पैसा, ये आप नहीं कह सकते। आपके पास थोड़ा सा पैसा होता तो आप ये नहीं कहते, आप कहते आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। ठीक है, तब आप डोंट हैव यूज करेंगे। तो आई डोंट हैव सम या डोंट हैव लिटिल, डोंट हैव एनी, तो मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो कुछ भी का होगा एनी। इसका सही आंसर क्या होगा, आई, एनी। आई डोंट हैव एनी मनी इन माई पॉकेट। अगर डोंट नहीं लगा होता तो आप कह सकते थे आई हैव लिटिल मनी, आई हैव सम मनी, लेकिन डोंट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे आई डोंट हैव, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं, तो एनी इसका सही आंसर है। आई देखते क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ डोंट फिर लगा हुआ है, आई डोंट वॉन्ट टू बाई बुक। ठीक है, अब डोंट लगा हुआ है, अगर हम डोंट नहीं लगा होता तो क्या, आई वॉन्ट टू बाई सम बुक, आई वॉन्ट टू बाई अदर बुक, आई वॉन्ट टू बाई एनी अदर बुक। ठीक है, अब यहाँ पे सम और अदर तो होगा नहीं। अब देखिए ऑप्शन यहाँ दो आ रहे हैं, ऑप्शन के साथ बात करनी, आई डोंट वॉन्ट टू बाई एनी बुक या आई डोंट वॉन्ट टू बाई एनी अदर बुक। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है। अब आप किताब खरीदने गए तो आप क्या कहेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू बाई एनी बुक। तो आप किताब खरीदने गए क्यों, आप वो किताब कोई और नहीं खरीदना चाहते, वही किताब खरीदना चाहते हैं जो नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एनी और एनी अदर में बेटर ऑप्शन क्या है, एनी अदर बुक। आई डोंट वांट टू बाई एनी अदर बुक। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है इसमें, वो आपके लॉजिक से भी डिसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आई कैन कम एट सम डैश टाइम या डैश डेट। मतलब मैं किसी
सम अदर डेट पे आ सकता हूँ, ठीक है। आई कैन कम एट सम, अब आप कहीं गए मान लीजिए और किसी ने मना कर दिया कि आज नहीं आपकी मीटिंग हो पाएगी, तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। तो आप क्या कहोगे? किसी बाद के दिन में आऊंगा, लेटर की लैटर की न्यू की एनी। तो कोई नई डेट पे नहीं, कोई एनी डेट पे नहीं, आप किसी कहेंगे किसी बाद की डेट पे मैं आ जाऊंगा। तो आई कैन कम एट सम लेटर, लेटर मतलब बाद में, ठीक है। तो आई कैन कम एट सम लेटर डेट, न्यू डेट नहीं, एनी डेट नहीं, तो स्पेसिफिक जो मीनिंग आ रही है वो लेटर से आएगी, ठीक है। अब आ रहा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। कभी कभी बोल के आप समझिए उसे, ही वॉज काइंड टू डैश टू हेल्प हर, तो किसी के हेल्प किया, तो काइंड थे इसलिए हेल्प किया। तो कितने काइंड थे? मच काइंड, ठीक है, बिफोर काइंड, इनफ काइंड, की ऑलमोस्ट काइंड। तो आप कितने काइंड हो सकते हैं? थोड़े काइंड, ज्यादा काइंड, कि ठीक ठाक काइंड? तो जो बेस्ट ऑप्शन आ रहा है वो इनफ आ रहा है, मतलब ठीक, मतलब इतने काइंड है कि आपने हेल्प कर दिया, ठीक है। तो ही वॉज काइंड इनफ, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प हर, ठीक है। ही वॉज काइंड ऑलमोस्ट नहीं कि थोड़े बहुत काइंड थे, लेकिन इतने काइंड थे कि उन्होंने हेल्प कर दी, तो ही वॉज काइंड इनफ। इतने होने चाहिए, इतने का जो होता है इनफ क्वांटिटी होती है, वो होती इनफ, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द रोज इज ब्यूटीफुल, अब इसमें आपको बनना है टू ब्यूटीफुल, मच ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, प्रिटी ब्यूटीफुल। तो रोज है, ब्यूटीफुल है ये, उसको आपको बताना नहीं कि बहुत ज्यादा है, वो टू है, मच है, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं किसी से, रोज रोज है। हाँ, अब ये होता कि किसी से कंपेयर करते हैं, रोज इज टू ब्यूटीफुल देन लिली, रोज इज टू ब्यूटीफुल देन लोटस, मच ब्यूटीफुल, तो कंपैरिजन नहीं है। तो रोज ब्यूटीफुल है, अब ज्यादा होगा या कम होगा तो ये तो अलग चीज है। अगर खाली लिखें रोज इज ब्यूटीफुल, ये भी सही है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन आएगा रोज इज वेरी ब्यूटीफुल, प्रिटी होगा नहीं, तो रोज इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डैश हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, जैसे आपका कहीं प्रिंसिपल में सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो आपका नाम मान लीजिए पूनम है, तो क्या लिखा जाएगा? मिसेस पूनम हैज बीन सिलेक्टेड, द मिसेस पूनम, की सम मिसेस पूनम, के एनी मिसेस पूनम। तो सिलेक्शन तो हो गया है, तो सम और एनी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। नाम फिक्स है, मिसेस पूनम है। अब आप ही बताइए, द नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी नाम है तो वहां पे दी नहीं लगेगा, द पीएम लगेगा, द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन द नरेंद्र मोदी नहीं लगेगा, तो नाम के आगे द नहीं लगाया जाता, ठीक है। कि द पूनम, तो द भी नहीं सही होगा, इसमें सही आंसर होगा मिसेस पूनम। तो मिसेस पूनम हैज बीन सिलेक्टेड एज द पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिए आपको इसमें सही आंसर ढूंढना है। द मैनेजर है हैज गिवन द कंसेंट, उन्होंने कंसेंट दे दी है, अपनी राय दे दी है कि टू प्रिसाइड डैश द मीटिंग। अब मैनेजर ने कंसेंट दे दी कि मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मीटिंग, अब उसमें ऑप्शन दिया है प्रिसाइड फॉर द मीटिंग, ऑन द मीटिंग, अबाउट द मीटिंग, ओवर द मीटिंग, ठीक है। तो जैसे कोई मीटिंग लेता है तो वो क्या करता है, मीटिंग को प्रिसाइड करता है, उसको ऊपर प्रिसाइड करता है, तो उसमें जो सही टर्म होता है वो होता है ओवर द मीटिंग, ठीक है। तो मीटिंग के ओवर प्रिसाइड किया जाता है, ठीक है। मीटिंग फॉर द मीटिंग नहीं करता है, ऑन द मीटिंग नहीं करता है, अबाउट द मीटिंग नहीं करता, क्योंकि मीटिंग का मालिक नहीं है वो। मीटिंग कई लोग मिले करते हैं, लेकिन उसका प्रेसिडेंट जो होता है, जिसको संचालित करता है, वो ओवर द मीटिंग करता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी एक अच्छा इंग्लिश का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हैं कि अलग अलग वैरायटी के हैं, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आता है तो। द ग्रेटर द डिमांड द डैश द प्राइस। अब देखिए नए टाइप का क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ लिखा हो द ग्रेटर द डैश, द ग्रेटर द डैश, तो इसमें देखिए द ग्रेटर द डिमांड, ठीक है, इसमें द लगा हुआ है, ठीक है। तो जब ऐसा टर्म आया द ग्रेटर द डिमांड, द हायर द प्राइस, हाई द प्राइस, द हायर द ऑप्शन दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए ये द डिमांड लिखा है ना, तो द तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो ग्रेटर द डिमांड है, तो जो द वाले ऑप्शन वही होंगे, ये होगा या ये होगा, ये दोनों नहीं होंगे। अब इसमें द हाई द डिमांड होगा, द हायर द डिमांड होगा। तो कंपैरिजन हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा, वैसे वैसे हाई बढ़ेगी। कंपैरिजन में हमेशा जो है बीच वाला टर्म लगता है, तो हायर लगेगा। द ग्रेटर द डिमांड, द हायर द प्राइस, द हाई नहीं होगा। हाई सिंगल के लिए, हायर कंपैरिजन के लिए, और हाईएस्ट सिंगल के लिए, बेस्ट की अब उससे कोई कंपैरिजन नहीं। द ग्रेटर डिमांड, द हायर द प्राइस, तो ये है इसका सही आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि थीव्स ब्रोक डैश द हाउस एंड स्टोल द मनी। तो चोर घुसे घर में और स्टोल कर दिए। अब ब्रोक मतलब ताला तोड़ के अंदर घुस गए, ठीक है।
ब्रोक एक जनरल टर्म होता है, तो थीव्स ब्रोक ऑन द हाउस होगा कि इनटू द हाउस होगा कि अप द हाउस होगा आउट द हाउस होगा। तो घर के ऊपर ब्रोक किए कि घर के अंदर ब्रोक किए, घर के अप ब्रोक किए कि आउट किए, तो घर के अंदर किए ना, घर के अंदर जाके चोरी करके आए, तो इनटू घर के अंदर गए, इनटू द हाउस, तो थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड स्टोल द मनी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरुंधति रॉय, तो किसी का भी नाम है, एक राइटर है, अरुंधति रॉय इज वन ऑफ द मोस्ट डैश बुक राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए अरुंधति राय की बात की है और बताया बुक राइटर है, अब यहां जो टर्म लगा है वन ऑफ द मोस्ट लगा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट का मतलब हो गया कई में से एक, बहुत। वन ऑफ द मोस्ट अब फेमस होगा, एन एमिनेंट होगा, एमिनेंट होगा, नोटोरियस होगा। पहली बात देखिए नोटोरियस तो नेगेटिव टर्म है, मतलब गड़बड़, तो ये तो होना नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन आ रहा है अफेमस होगा, तो जब वन ऑफ द मोस्ट लगता है तो कभी इसके सामने ए नहीं लगेगा, ठीक है, या ए और एन दोनों नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये भी दोनों गलत हो गए, अफेमस एंड एमिनेंट। ऑप्शन बच रहा है एमिनेंट, तो अगर आप कहें द अरुंधति रॉय इज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट बुक राइटर ऑफ इंडिया, तो ये है इसका सही आंसर, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट अफेमस नहीं, वन ऑफ द मोस्ट एन एमिनेंट नहीं, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट बुक राइटर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ये क्वेश्चन भी समझने की जरूरत है, ये एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। देखा लिखा है दे नीडेंट वरी, आगे कंप्लीट करना है, दे नीडेंट वरी, उनको वरी करने की आवश्यकता नहीं है, डोंट इट, डू दे, इजंट इट, नीड दे। तो अगर इसको पढ़ा जाए तो दे नीडेंट वरी, डोंट इट, दे नीडेंट वरी, डू दे नीडेंट वरी, इजंट इट, दे नीडेंट वरी, नीड दे। अब देखिए इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, नीडेंट है ना, तो इसी से रिलेटेड ही वाला जो टर्म होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो नीड टर्म कहां आ रहा है, नीड में, यहां पे, तो दे नीडेंट वरी, नीड दे, यही इसका सही आंसर है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसी का टर्म जो है आगे यूज होगा, ठीक है। दे डिडेंट वरी कहते हैं तो कहते हैं दे डोंट, ठीक है, लेकिन यहां पे कहा है नीडेंट वरी, तो क्या होगा ऑप्शन, नीड दे, तो वही टर्म आपको यूज कर लेना है आगे डायरेक्ट, ये इसका सबसे सही सॉल्व करने का तरीका है, समझ लीजिए। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डील किए हैं, उनके क्वेश्चन की टेक्निकलिटी समझ के कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपको सॉल्व करने में, अगर ऐसे पॉइंट बना लेंगे तो आपको सॉल्व करने में आगे ऐसे क्वेश्चन में आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द बॉय इमीडिएटली जंप्ड डैश रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड, तो बॉय जंप कर गया सेव करने के लिए डूबते हुए बच्चे को, ठीक, तो जंप कहां करेगा, आउट ऑफ द रिवर, रिवर के बाहर, इन द रिवर, रिवर के अंदर, और इनसाइड द रिवर, रिवर के अंदर जाके, कि इनटू द रिवर, ठीक है, तो उसको अंदर जाके बाहर आना है, ठीक है। तो यू अगर आप घर के अंदर जाते हैं तो इन द हाउस नहीं जाते, इनटू द हाउस जाते हैं, इसी तरीके से इनटू द रिवर होगा, तो द बॉय इमीडिएटली जंप्ड इनटू द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। इनसाइड द रिवर नहीं, इनसाइड द रिवर तो मतलब आप बहुत अंदर चले गए, इन द रिवर नहीं कहो, इनटू द रिवर इसमें सही है, ठीक है। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15, द ब्राउन फॉक्स जम्प्ड डैश द वॉल, जम्प्ड इन द वॉल, जम्प्ड ओवर द वॉल, ऑन द वॉल, की इनटू द वॉल। अगर आप फॉक्स को कूदना है तो वॉल के अंदर कूदेगी, ये तो गलत ऑप्शन हो गया, वॉल के ऊपर कूदेगी, ऑन भी नहीं होगा, इनटू उसके अंदर से निकलते हुए कूदेगी, उसके ऊपर से कूद जाएगी, तो ऊपर से कूदने की बात आएगी तो क्या लिखा जाएगा, ओवर, ठीक है। द ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द वॉल, उसके ऊपर से कूद गई, ठीक है, नीचे से ये क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इट वॉज अ लॉन्ग वॉक, एक लंबी यात्रा थी, लंबी वॉक थी, सो ही बिगैन टू मूव स्लोली, इट वॉज अ लॉन्ग वॉक, लंबी यात्रा थी, सो ही बिगैन टू मूव स्लोली, वेयर, टुवर्ड्स द टाउन, कि इन द टाउन, की आउट द टाउन, की अंटिल द टाउन, चार ऑप्शन दिए हुए। देखिए इसका सही आंसर है टुवर्ड्स, क्यों, इन द टाउन नहीं होगा, आउट द टाउन नहीं होगा, बाहर तो आना नहीं, अंटिल द टाउन भी कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, टुवर्ड्स, तो टाउन की तरफ, ठीक है, अगर लंबा रास्ता था तो धीमे धीमे वो टाउन की तरफ बढ़ा, तो क्या होगा, टाउन की तरफ ना, तो टुवर्ड्स कहेंगे, इन द टाउन नहीं, इन द टाउन तो एंटर कर गया, तो टाउन की तरफ धीमे धीमे बढ़ा, तो टुवर्ड्स द टाउन। नंबर 17 देखिए, द लेक्चर विल बी हेल्ड राइट डैश द एग्जाम, तो कहा है लेक्चर विल बी हेल्ड, अब आपको ऑप्शन देखना है, पढ़ के समझिए, लेक्चर विल बी हेल्ड राइट एट द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम, ओवर द एग्जाम, और बियॉन्ड द एग्जाम, चार ऑप्शन दिए। अब एग्जाम और लेक्चर, तो एग्जाम में तो लेक्चर होता नहीं है, ठीक है,
तो पहले लेक्चर होता है फिर एग्जाम होता है, तो कहा है लेक्चर विल बी हेल्ड राइट एट द एग्जाम, तो एग्जाम होगा लेक्चर भी होगा साथ में, नहीं होगा। ठीक है, इस पे आए, द लेक्चर विल बी हेल्ड राइट ओवर द एग्जाम, जब एग्जाम हो रहा होगा उसी के ऊपर लेक्चर हो जाएगा, नहीं होगा, ये ओवर भी गलत है। बियॉन्ड द एग्जाम मतलब एग्जाम के बाद होगा लेक्चर, नहीं, तो लेक्चर तो पहले होगा ना फिर एग्जाम होगा, तो इसलिए बिफोर टर्म सही है, तो लेक्चर विल बी हेल्ड बिफोर द एग्जाम। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ही वॉज कॉट बाय द टीचर फॉर चीटिंग डैश द एग्जाम, तो पकड़ा गया टीचर से चीटिंग करते हुए किस समय, ड्यूरिंग द एग्जाम, आफ्टर द एग्जाम, नियर द एग्जाम, या आउटसाइड द एग्जाम। ठीक है, तो कब चीटिंग कर रहा होगा, आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम ओवर हो गया तब, ये भी नहीं है। नियर द एग्जाम, एग्जामिनेशन के पास, एग्जामिनेशन तो दे रहा था, नियर भी नहीं होगा। आउटसाइड द एग्जाम, एग्जामिनेशन के बाहर नहीं। ड्यूरिंग द एग्जाम होगा, ड्यूरिंग द एग्जाम चीटिंग कर रहा था तब पकड़ा गया है। क्वेश्चन समझ के आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राकेश नीड्स टू सबमिट द रिपोर्ट, राकेश को सबमिट करनी है रिपोर्ट, किसको करनी है, एट द बॉस, टू द बॉस, ऑफ द बॉस की ऑन द बॉस, तो बॉस के ऊपर तो करनी नहीं है, टू द बॉस करनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है टू द बॉस, राकेश नीड्स टू सबमिट द रिपोर्ट टू द बॉस, एट द बॉस नहीं होगा, ऑफ द बॉस नहीं होगा, एट द ऑफिस हो सकता था, लेकिन बॉस को टू, आप किसी को सामान देते हैं, यू गिव द आइटम टू एनीवन, यू गिव, डू नॉट गिव द आइटम एट एनीवन। ठीक है, सो राकेश नीड टू सबमिट द रिपोर्ट टू द बॉस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राजेश केम ऑल द वे डैश मुंबई टू सी हर फैमिली, तो राकेश आया ऑल द वे मुंबई से, तो अपनी फैमिली देखने के लिए, तो कहां से आया, मुंबई से आया। ठीक है, तो ओवर मुंबई आया कि फ्रॉम मुंबई आया कि इन मुंबई आया कि बिफोर मुंबई आया, तो फ्रॉम, फ्रॉम की हिंदी होती है से। ठीक है, तो मुंबई से आया ना, तो आंसर उसका होगा फ्रॉम, तो राजेश केम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू सी हर फैमिली, ना ओवर होगा ना इन होगा ना बिफोर होगा। देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं कुछ लॉजिकल आपको लगाना है, क्योंकि कई कई सभी आंसर आपको सेम लगते हैं, लेकिन उसमें आपको बेस्ट आंसर यूज करना है क्योंकि वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, कुछ के तो रूल्स लग जाते हैं, सब आप रूल्स नहीं पढ़ सकते, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।